हेलो, मैं हूं डॉक्टर एंडी और एंडी केमिकल वर्ल्ड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सोल्यूशन का ही टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी गैस किस वाले सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, कितनी है, अगर है तो किस सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल है, क्या वो गैस हर एक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है या वो वाली गैस किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। तो वो सारा कुछ देखेंगे हम इस टॉपिक के अंदर जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ गैस। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो इसकी शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे मान लीजिए मैं वाटर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं वाटर लेता हूँ, तो एक गैस लेता हूँ मैं वही ऑक्सीजन और एक गैस लेता हूँ वही अमोनिया। मैंने क्या किया, मैंने दो बीकर्स लिए एज ए सॉल्वेंट जिसमें वाटर पड़ा हुआ है। तो इस वाले बीकर में मैंने डिजॉल्व की ऑक्सीजन गैस और इस वाले बीकर में वाटर में मैंने अब्जॉर्ब की अमोनिया गैस। और मैंने ये देखा कि ऑक्सीजन वाटर में उतनी सॉल्युबल नहीं हुई जितना अमोनिया वाटर में सॉल्युबल हुआ। भाई सॉल्वेंट क्या दोनों में सेम था? हाँ, सॉल्वेंट तो सेम है, पर गैसेस क्या हैं? अलग अलग है। इसका मतलब ये जो सॉल्युबिलिटी है ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है। ऑक्सीजन उतनी सॉल्युबल नहीं हुई जितना कि अमोनिया गैस हुई। तो यहाँ से हमें एक नॉलेज मिल गई कि भाई ये जो नेचर ऑफ गैसेस हैं ये सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट डालती हैं। ठीक, फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया वाटर और उतना ही सॉल्वेंट मैंने दूसरे बीकर में लिया साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन भी एक टाइप का सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है साइक्लोहेक्सेन, और वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है। तो अब मैंने इसमें भी क्या डिजॉल्व किया, आयोडीन I2, और इसमें भी क्या डिजॉल्व किया, आयोडीन गैस I2। और मैंने देखा आयोडीन इसमें साइक्लोहेक्सेन में मोर सॉल्युबल है, मोर क्या बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, और वाटर में वेरी लो सॉल्युबल है, वेरी लो सॉल्युबल। वाटर में तो बड़ी कम सॉल्युबल है पर साइक्लोहेक्सेन में बड़ी ज़्यादा सॉल्युबल है। अब देखें यार, इसमें गैस कौन सी है, आयोडीन, इसमें गैस कौन सी है, आयोडीन। तो क्या सॉल्वेंट सेम है? नहीं, इधर सॉल्वेंट वाटर है, इधर सॉल्वेंट साइक्लोहेक्सेन है। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी इफेक्ट डालते हैं। यहाँ से पता चला था कि नेचर ऑफ गैस इफेक्ट डालती है, नेचर ऑफ गैस का सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट है। और यहाँ से ये पता चल रहा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट का भी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि सॉल्वेंट और गैसेस दोनों की नेचर का सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वाली गैस किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। तो भाई उसको याद रखने के लिए आप एक चीज़ याद रखें, वो वाली गैसेस जैसे हमारे पास अमोनिया, HCl, ऐसी वाली गैसेस जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाएं, जिसकी रिएक्टिविटी सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा हो। जैसे अमोनिया हो गया, HCl हो गया, ये वाटर के साथ बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं और इसलिए अमोनिया और HCl जैसी गैसेस वाटर में बहुत सॉल्युबल हैं। क्यों? क्योंकि ये गैसेस वाटर के साथ रिएक्टिव हैं, जबकि गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन दे आर लेस सॉल्युबल, वो उतनी सॉल्युबल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्शन वाटर के साथ वेरी वीक है। तो आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ऐसे याद रख सकते हैं इसको थोड़ा थोड़ा सा। जैसे कि मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे दूं, जो आयोडीन है, आयोडीन ये साइक्लोहेक्सेन में सॉल्युबल है, साइक्लोहेक्सेन में तो सॉल्युबल है लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है।
अब थोड़ा सा अगर हम पूरे इस डाटा को एनालाइज करें तो हमने ये देखा कि वाटर में सॉल्युबल वाला कौन सा है। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ साइड पे लिखने के लिए। तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं इधर लिखा वाटर तो मुझे लगा वाटर में कौन कौन सी गैसेस सॉल्युबल मुझे दिखी, अमोनिया दिखी, HCl दिखी, और भी बहुत सारी हैं। तो मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं। और मैंने देखा वाटर में कौन सी गैस थोड़ी सी कम सॉल्युबल है, तो मैं इसको लो सॉल्युबल भी लिख सकता हूँ या थोड़ा इनसॉल्युबल भी लिख सकता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। तो मैंने देखा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसेस वाटर में उतनी सॉल्युबल नहीं है। फिर मैंने देखा आयोडीन भी वाटर में सॉल्युबल नहीं है। फिर मैंने देखा एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया। नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसे हो गया, जैसे साइक्लोहेक्सेन। तो क्या आयोडीन इसमें सॉल्युबल है? तो क्या HCl और अमोनिया इसमें सॉल्युबल हैं? नहीं है। तो ये सब डाटा में मैंने देखा वाटर तो क्या है, वाटर इज ए पोलर। वाटर कौन सा सॉल्वेंट है? वाटर तो पोलर सॉल्वेंट है। और वाटर पोलर सॉल्वेंट है और साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। वाटर में क्या सॉल्युबल हो रहा है? वाटर में वो वाली गैसेस सॉल्युबल हो रही हैं जो खुद भी क्या हैं, पोलर। वाटर में क्या सॉल्युबल हो रहा है, जो पोलर है। क्या वाटर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन उतनी सॉल्युबल हो रही हैं? नहीं हो रही। तो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन क्या होती हैं, आपको पता ही है, नॉन पोलर। इसका मतलब पोलर जो है वाटर में सॉल्युबल है, मतलब पोलर में सॉल्युबल है, लेकिन नॉन पोलर में सॉल्युबल नहीं है। और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है नॉन पोलर। क्या उस नॉन पोलर में HCl और अमोनिया जो पोलर है वो सॉल्युबल है? नहीं है। क्या आयोडीन जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में सॉल्युबल है? इसका मतलब क्या हुआ कि पोलर में सॉल्युबल है और नॉन पोलर में सॉल्युबल है। ये कुछ इस तरह से हो गया जैसे एक क्लास में एक इंटेलिजेंट बच्चा किसके साथ मिक्सअप हो जाता है, इंटेलिजेंट के साथ, और डफर किसके साथ मिक्स हो जाता है, डफर के साथ। ऐसा ही होता है। तो यस, वैसा ही केमिस्ट्री में हो रहा है। तो मैं एक शॉर्टकट लिख दूंगा, लाइक डिजॉल्व लाइक से मतलब है जो पोलर है, जो गैस पोलर है, जब कोई और भी चीज़ जो पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन नॉन पोलर में नहीं होगी। और जो नॉन पोलर सब्सटेंस है, जो नॉन पोलर गैस है, वो नॉन पोलर में डिजॉल्व हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आयोडीन नॉन पोलर में हो गई डिजॉल्व, पर पोलर में नहीं होगी। तो पोलर किस में डिजॉल्व होगा, पोलर में। नॉन पोलर किस में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में। तो ये सारा कुछ था नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड गैस के बारे में। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम देखते हैं, गैस को मैंने डिज़ोल्व किया किसी सॉल्वेंट में, तो भाई मेरा यहाँ पे क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, और प्लस क्या निकला, हीट निकली। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स कौन सी प्रोसेस है, दिस इज एक्सोथर्मिक। हर एक प्रोसेस जिसमें गैस लिक्विड में डिजॉल्व हो रही है वो होगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आपको अकॉर्डिंग टू ली चैटरलॉय प्रिंसिपल पता होगा, अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर आप हीट दोगे तो रिएक्शन चलेगी बैकवर्ड। अगर किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन को आप हीट दोगे तो रिएक्शन चलेगी फॉरवर्ड। ये ली चैटरलॉय प्रिंसिपल में क्लास 11th में पूरी डिटेल में दिया हुआ है। तो मैं उसी को यूज़ करूँगा कि अगर मैं इस केस में, इस रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा तो रिएक्शन चलेगी बैकवर्ड। कहाँ चलेगी, बैकवर्ड जाने का मतलब है कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है अब वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस
solubility of gas decreases with increase in temperature। भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी किसी भी गैस की। आप देख लो, जैसे ही हीट अगर मैं बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाने से क्या होगा, सॉल्वेंट अलग और गैस अलग हो जाएगी। तो ये बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे कि बड़ी बार एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि जो एक्वाटिक लाइफ है, जैसे फिश वगैरह है, तो उनको कहाँ पे किस मौसम में कंफर्टेबल लगता है, विंटर में या समर में। तो भी इसका आंसर हम देखेंगे। अब जो फिश है वो कहाँ रहेगी, वाटर के बीच में। तो ये फिश थोड़ी देखने में तो फिश नहीं लग रही, पर आप इसको फिश ही समझिए। ये फिश है कहाँ रहेगी, वाटर में। अब इस फिश को भी क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए। समर में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा। जब इस वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हो जाएगी, कम। तो ऑक्सीजन वाटर से उड़ के बाहर चली जाएगी। तो अब इस वाटर में ऑक्सीजन क्या हो गई, कम हो गई। तो वो फिश के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है सर्वाइवल के लिए। इसलिए जो एक्वाटिक लाइफ है वो विंटर में ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि विंटर में टेम्परेचर लो है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी ज़्यादा है। और समर में टेम्परेचर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या है, उसमें कम है। इसलिए एक्वाटिक लाइफ जो है वो विंटर में ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एक्वाटिक लाइफ is more comfortable in winter due to more solubility of oxygen in water। तो भाई ये था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वाला पॉइंट करेंगे। तो हमारा थर्ड और लास्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, और इसी का दूसरा नाम है हेनरी लॉ। ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोल्यूशन का। तो ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मैंने एक लिक्विड लिया, इस लिक्विड के ऊपर मान लीजिए गैस है, ये गैस है, और ऊपर से मैंने एक पिस्टन लगा दिया। अब मैं इस पिस्टन को जैसे जैसे नीचे करूँगा, ये गैस कहाँ जाएगी, लिक्विड में जाएगी। जितना मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा उतनी ही गैस किस में जाती जाएगी, लिक्विड में जाती जाएगी, सॉल्वेंट में जाती जाएगी। तो आप कहोगे मास ऑफ गैस जो इस लिक्विड में सॉल्युबल हुआ है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हमने ऊपर से प्रेशर लगाया है, प्रेशर एक्सर्टेड। इसका मतलब हो गया मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये जो गैस इस लिक्विड में सॉल्युबल हुई है वो किस वजह से हुई है, क्योंकि ऊपर से हमने प्रेशर लगाया। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा गैस उस लिक्विड में जाती जाएगी, सॉल्युबल होती जाएगी। तो मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे के, m इज इक्वल टू के पी, वेयर के इज ए कांस्टेंट। इसमें के क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इस के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस, कि भैया आपकी गैस कौन सी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, आपने कौन सा सॉल्वेंट लिया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड थर्ड इज टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास एक डेफिनेशन ऐसे बन रही है, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जितना उस गैस का प्रेशर एग्जर्ट हुआ है उस लिक्विड के ऊपर, उतनी ही गैस उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्वेंट में जाती जाएगी। ठीक है। तो अगर हम इस मास को, ये जो मटेरियल, ये जो गैस उस सॉल्वेंट में सॉल्युबल हुई है, अगर हम उसको
गैस को कंसंट्रेशन की टर्म में लेना चाहें, अगर हम उस गैस को कंसंट्रेशन की टर्म में लेना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसकी गैस की इस सॉल्वेंट में कितनी कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करेगी प्रेशर के ऊपर। अब कंसंट्रेशन तो मोलैरिटी की फॉर्म में हो सकती है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है, तो हम मोल फ्रैक्शन लेंगे। तो मैं कहूँगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दैट इज डिजॉल्व इन दिस सोल्यूशन, इन दिस सॉल्वेंट, सॉरी सोल्यूशन बोल दिया, इन दिस सॉल्वेंट is directly proportional to pressure, then mole fraction is equal to K dash P, where K dash P क्या है, कांस्टेंट है। मैंने K इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने जब मास को लिया था तो मैंने K यूज़ कर लिया। अब मैंने मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिया इसलिए मैंने अलग कांस्टेंट K डैश कर दिया उसको, कि सो दैट दोनों सेम ना हो जाएं। तो दिस इज मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू P, और इस K डैश को मैं इस साइड ले आऊँगा लेफ्ट वाली साइड, तो ये बन जाएगा 1/K डैश। दिस इम्प्लाइज 1/K डैश को मैं लिख दूंगा, मैं 1/K डैश को इक्वल टू KH कर दूंगा। 1/K डैश भी एक कांस्टेंट है और KH भी एक कांस्टेंट है, तो 1/K डैश को लिख दूंगा KH, तो ये बन जाएगा KH इंटू मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू P, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। दिस इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ। तो अब हेनरी लॉ को डिफाइन करने का एक और भी डेफिनेशन हमारे पास आ गया, और वो डेफिनेशन है प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्वेंट। कहने का मतलब है एक गैस का सॉल्वेंट के ऊपर कितना प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वही वाली गैस सॉल्वेंट में कितनी डिसॉल्व हो चुकी है। प्रेशर ऑफ ए गैस ऑन द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्वेंट। यही तो लिखा, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये प्रेशर कौन सा है, जो गैस का प्रेशर है सॉल्वेंट के ऊपर, और ये मोल फ्रैक्शन कौन सा है, जो हमारी गैस है सॉल्वेंट के बीच में। ठीक है, तो ये हेनरी लॉ की हमारी सेकंड डेफिनेशन हो गई। अब आपका ये जो KH है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये वही है नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन आता है बड़ी बार एंट्रेंस में कि KH किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये तीनों फैक्टर्स के ऊपर KH हमारा डिपेंड करता है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अब हेनरी लॉ की थोड़ी सी लिमिटेशन देखेंगे कि हेनरी ने जो लॉ दिया था, हेनरी ने ये कहा था कि भाई जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, मास ऑफ द गैस जो भी है वो कितना सॉल्युबल होगी गैस वो डिपेंड करेगा उस प्रेशर के ऊपर। यही पढ़ा था हमने हेनरी लॉ में। अब उसकी कुछ लिमिटेशन देखते हैं। सबसे पहले लिमिटेशन ये है, वो कहता है कि जो प्रेशर है, जो आपका प्रेशर है वो होना चाहिए लो एंड टेम्परेचर होना चाहिए आपका हाई। जब आप किसी गैस को सॉल्युबल बना रहे हो, गैस के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो सो दैट वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाए, उस टाइम पे आपका प्रेशर बड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो टेम्परेचर है वो बड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको थोड़ा थोड़ा देख के याद आ रहा होगा कि ये कंडीशन कौन सी होती है, आइडियल गैस की ये कंडीशन है, दैट इज गैस शुड बी नियर टू आइडियल। ये गैस आइडियल बिहेवियर जैसी शो करनी चाहिए, एक गैस जो आइडियल बिहेवियर शो कर रही हो। हालांकि कोई भी गैस आइडियल तो होती नहीं है, ये तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक गैस जिसको हम टेम्परेचर ज़्यादा दें, प्रेशर कम दें, सो दैट वो थोड़ी थोड़ी किसकी तरह हो जाए, आइडियल गैस की तरह हो जाए। तो वो वाली गैस फॉलो करेगी हेनरी लॉ को। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा है there should be no association or dissociation। जब हमने गैस को सॉल्वेंट में सॉल्युबल कर दिया, सॉल्वेंट में उसको हमने धकेल दिया, तो वो गैस सॉल्वेंट में जाके ना ही एसोसिएशन होनी चाहिए उसकी और ना ही उसकी डिसोसिएशन होनी चाहिए। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, जैसे अमोनिया गैस जब मैं वाटर में डालूंगा
तो ये मेरा बन जाएगा NH4OH। ये तो अंदर जाके रिएक्ट कर गई, ये तो सॉल्वेंट से रिएक्ट कर गई। NH4OH आगे जाके टूट जाएगा और बन जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसमें ये वाला साइन डाल देते हैं क्योंकि ये वीक बेस है। तो आप देखो ये जो गैस मैंने डाली वो वाटर में जाके रिएक्ट की क्या की, इसका मतलब ये हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करती, ये वाली गैस हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करती। तो ये इसकी लिमिटेशन है। एक तो गैस का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए, और दूसरा गैस की कोई भी एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। तो ये हेनरी लॉ की लिमिटेशन थी। अब हेनरी लॉ का एक लास्ट पॉइंट करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, कि हेनरी लॉ की हमें क्या एप्लीकेशंस हैं, हमें डे टू डे लाइफ में क्या उस हेनरी लॉ का कोई फ़ायदा है पढ़ने का, या फिर हमने सिर्फ बोर्ड के लिए ही पढ़ा है, वो देखेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ की सबसे पहली एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। कार्बोनेटेड बेवरेजेस से मेरा मतलब है जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, एपी वगैरह पीते हैं, तो उसमें क्या किया गया है, उसमें एक नीचे सॉल्वेंट है जो क्या है मीठा पानी, स्वीट वाटर, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को सॉल्युबल बनाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें मिक्स किया गया है। वो कैसे, सॉल्वेंट लिया, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा ज़्यादा प्रेशर डाला गया, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई, उस सॉल्वेंट में चली गई, उस मीठे पानी में चली गई, और ऊपर से फिर हमने कोल्ड ड्रिंक पे क्या लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, उसको कैप लगा दी, सो दैट कि वो जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे। इसलिए जब भी आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हो एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, क्यों, क्योंकि ढक्कन खोलते ही उसके अंदर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ठीक, तो इसलिए सबसे पहला उसका जो बेनिफिट है, जो एप्लीकेशन है, वो है प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस की। आप कोल्ड ड्रिंक बना सकते हो, आप और भी बड़ी सारी बेवरेजेस बना सकते हो। आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व कर सकते हो बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो जितना प्रेशर लगाओगे उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड उस सॉल्वेंट में, उस मीठे पानी में चली जाएगी। ठीक, सेकेंड एप्लीकेशन है इसकी फंक्शन ऑफ लंग्स। फंक्शन ऑफ लंग्स का जो फंक्शन है वो भी किसके बेसिस पे है, हेनरी लॉ के बेसिस पर ही है। वो कैसे, आप देखो जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब कि बाहर से हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी में जैसे ऑक्सीजन जाएगी, हार्ट के पास जाएगी, तो हार्ट एकदम से पंप करता है। ठीक है, मतलब प्रेशर बढ़ गया। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो वो ऑक्सीजन किस में सॉल्युबल हो जाएगी, वो ऑक्सीजन सॉल्युबल हो जाएगी ब्लड में, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गैस दैट इज सॉल्युबल। तो जैसे प्रेशर बढ़ा वैसे ही ऑक्सीजन का कंटेंट ब्लड में बढ़ गया, फिर वो ब्लड चलते चलते कहाँ चला जाएगा, मसल्स तक। अब मसल में तो कोई हार्ट है नहीं, तो इधर प्रेशर क्या है, कम प्रेशर है। तो जैसे ही ऑक्सीजन को प्रेशर कम मिला वो रिलीज हो जाएगी, तो ऑक्सीजन हमारी कहाँ पहुँच जाएगी, हर एक मसल में पहुँच जाएगी। तो ये भी एक हेनरी लॉ की ही एप्लीकेशन है, जिसमें ये बताया गया है कि आप ऑक्सीजन को सॉल्युबल बना सकते हो। कैसे बनता है ऑक्सीजन सॉल्युबल, जैसे ही ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, कहने का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है, उस वजह से ऑक्सीजन सॉल्युबल हो जाती है, और जैसे ही मसल्स तक पहुंचती है वहाँ पे प्रेशर कम है तो वहाँ पे रिलीज हो जाती है। तो यही हेनरी लॉ भी यही चीज़ कहता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हम कहेंगे सी डाइविंग। सी डाइविंग में आपने देखा होगा जो डाइवर्स समुंदर में जाते हैं, सी में जाते हैं, आपने देखा होगा उन्होंने एक सिलेंडर लिया होता है ऑक्सीजन के लिए। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि वो ऑक्सीजन लेके जाते थे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेके जाते थे, और जैसे ही सी में बड़ी नीचे तक जाते थे तो अब सी का तो सारा प्रेशर उनके ऊपर पड़ते जा रहा है। जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे ऊपर पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर उसने रखा हुआ है उसकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहाँ जाएगी, उसके ब्लड में जाती जाएगी। जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ही ज़्यादा वो वाली एयर, जो वाली गैस उसने सिलेंडर में ली है, उतनी ही उसकी ब्लड में जाएगी।
फिर वो सी डाइवर जब बाहर आता है तो बाहर आते ही उसका प्रेशर कम हो जाता है और जितनी ऑक्सीजन उसके ब्लड में थी उतनी ही ऑक्सीजन अब फटाफट बाहर निकलती है, एकदम से बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम हो गया। हेनरी ला यही तो कहता है, प्रेशर होगा तो मास ऑफ गैस डिपॉजिट ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा तो गैस जो डिपॉजिट है वो भी बाहर निकल आएगी। इसलिए जैसे ही वो ऑक्सीजन उसकी बॉडी से बाहर निकलती है, उसके ब्लड से बाहर निकलती है, उसके ब्लड में बबल्स बन जाते हैं। उन बबल्स को कहते हैं बेंट्स। इस प्रॉब्लम को कहते हैं बेंट्स। ये ब्लड में बबल्स बनने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? फिर साइंटिस्ट ने देखा कि आप जो सिलेंडर लेके जा रहे हो, सी डाइवर्स जो सिलेंडर लेके जा रहे हो, उसमें थोड़ी सी कौन सी गैस मिक्स कर दी जाए? इनर्ट गैस। कौन सी गैस? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्यों मिक्स की गई? इनर्ट गैस मिक्स की गई क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम है। इनर्ट गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ इनर्ट गैस भी होगी, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, इनर्ट गैस भी होगी, तो जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन तो ब्लड में सॉल्युबल हो जाएगी बट इनर्ट गैस सॉल्युबल नहीं होगी। तो जैसे ही वो बंदा, वो सी डाइवर सी से बाहर आएगा, उस टाइम पे जब प्रेशर कम होगा तो उस टाइम पे उसके ब्लड में अभी क्या सॉल्युबल है? सिर्फ ऑक्सीजन सॉल्युबल है। तो ऑक्सीजन एकदम से बाहर आएगी और इस केस में ऑक्सीजन कम है। क्यों? क्योंकि अब हमने उसमें इनर्ट गैस भी डिसॉल्व कर दी है, पर इनर्ट गैस तो सॉल्युबल है ही नहीं। इसलिए जैसे ही वो बाहर आएगा उसके ब्लड में सिर्फ क्या होगी? सिर्फ ऑक्सीजन होगी, इनर्ट गैस नहीं होगी। तो जैसे वो बाहर आएगा उसके ब्लड से ऑक्सीजन निकलेगी और थोड़ी ऑक्सीजन निकलेगी। क्यों? क्योंकि अब हमने ऑक्सीजन के साथ क्या मिक्स कर दिया है? इनर्ट गैस को मिक्स कर दिया है। थोड़ी ऑक्सीजन निकलने की वजह से उसमें बबल्स नहीं बनेंगे और वो बैंड वाली प्रॉब्लम उसको नहीं होगी और उसकी लाइफ को कोई थ्रेट नहीं होगा। तो ये सारी एप्लीकेशन थी हमारी हेनरी लॉ की। इसके साथ ही हमारा हेनरी लॉ का चैप्टर ख़त्म हो गया। आज वाले लेक्चर में थोड़ी सी नाइस, बैकग्राउंड में थोड़ी सी नाइस है, उसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।